हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऑसिलेशंस एंड वेव्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताएंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और इन सभी क्वेश्चन से आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं और आगे भी आने के पूरे चांसेस हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कुछ आपको यहाँ से नॉलेज गेन हो सके। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देखते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो से कुछ अगर आप सीखते हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ए पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग ऑफ द कंपार्टमेंट ऑफ ट्रेन। एक किसी भी ट्रेन के कंपार्टमेंट से, एक ट्रेन है कोई भी, इसमें से क्या है एक पेंडुलम क्या है, इस सीलिंग से, इस ट्रेन के सीलिंग से क्या है एक पेंडुलम लटका हुआ है, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड पेंडुलम का टी दिया गया है और मान लेते हैं कुछ समय बाद ये ट्रेन क्या होता है, एक्सलेट होता है। ट्रेन एक्सलेट होने से पहले का पेंडुलम का टाइम पीरियड टी दिया गया हुआ है और ट्रेन जब एक्सलेट होता है ए से, मान लेते हैं ए एक्सलेशन से वो एक्सलेट करता है। तो आपको इस क्वेश्चन में पूछा क्या है कि अगर ट्रेन ए एक्सलेशन से या फिर किसी भी एक्सलेशन से वो एक्सलेट करे तो आपको बताना है कि जब टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम किस तरीके से चेंज होगा। क्या उसका टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाएगा या फिर उसका टाइम पीरियड डिक्रीज कर जाएगा या फिर उसके टाइम पीरियड में क्या होगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए आप बताइए इसके टाइम पीरियड में क्या चेंजिंग होगा या फिर नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्या है, पेंडुलम इज नॉट ऑसिलेट, पेंडुलम ऑसिलेट ही करना बंद कर देगा। तो चलिए हम इसको बनाते हैं और आप भी पूरा इसको देखिए, ध्यान से देखिए। अगर आपको लगता है कि हाँ आप इसे बना सकते हैं तो खुद से भी ट्राई कीजिए, तब सॉल्यूशंस को देखिए। अगर लगता है कि नहीं हमें प्रॉब्लम होगा तो पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन को वॉच कीजिए अच्छे से। तो यस, इसमें हम क्या करेंगे, आपको पता है सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको जिस भी में इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी पूछे तो आप सबसे पहले उसके फंडामेंटल फार्मूले हैं उनको आपको याद होना चाहिए। टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होता है बताइए, टाइम पीरियड इक्वल टू 2π√L/G, ठीक है। एल क्या है, उसका लेंथ है, टाइम पीरियड जो इसका लेंथ है, ये जो आपका लेंथ होता है ये लेंथ है इसका, और आपको जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो आपका जो ट्रेन है वो क्या हो रहा है, एक एक्सलेशन से एक्सलेट कर रहा है, तो उसका जो एक्सलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पहले क्या था, सिर्फ जी था, और एक्सलेट करने के बाद क्या हो जाएगा, समथिंग कुछ ए उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो एक एक्सलेशन से एक्सलेट कर रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा, कुछ जी टाइम्स में कुछ ए ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो नेट एक्सलेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए जी प्लस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो नेट एक्सलेशन हमारा आएगा वो क्या होगा, जी प्लस ए आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए टाइम पीरियड को क्या करने वाले हम, अब टाइम पीरियड को लिखेंगे 2π√L/, यहाँ पे इसको और अच्छे से सुधार के लिखिए तो 2π√L/ आपका ए का डैश, यानी एक्सलेशन का डैश, नया एक्सलेशन, ठीक है। नया एक्सलेशन क्या होगा, उसको हम ए डैश लिखेंगे और यही हमारा ए डैश आया है, यही हमारा ए डैश आया है जो आपको यहाँ लिखा हुआ है जी प्लस ए, और यहाँ पे क्या लिखने वाले हम, जी प्लस ए लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, सिंपली इसमें अब कंपेरिजन करना है पहले वाले और दूसरे वाले में। पहले वाले में क्या था कि नीचे ओनली जी था और यहाँ पे क्या है, जी प्लस है, यानी नीचे क्वांटिटी क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। लेंथ तो हमारा अभी भी सेम ही है लेकिन नीचे क्वांटिटी बढ़ जाता है। अगर आपको बता दें कि कोई भी P/Q है, अगर नीचे क्वांटिटी बढ़ता है तो होल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, ये होल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज करता है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे में क्या हो रहा है, जी प्लस ए हो रहा है, तो नीचे क्वांटिटी क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो आपका ये जो होल पीरियड होगा, ये जो होल क्वांटिटी होगा ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी घटने का मतलब आपका जो आपका टाइम पीरियड हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो आपका टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, आपका रिड्यूस हो जाएगा, यानी घट जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताइए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको क्या समझना था इसमें कि आपके अगर एक्सलेट करते हैं ट्रेन तो इसका जो नेट एक्सलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, जी प्लस ए हो जाएगा, और नीचे क्वांटिटी अगर बढ़ जाता है टाइम पीरियड में या फिर किसी भी चीज़ में तो उसका होल क्वांटिटी क्या हो जाता है, घट जाता है। यानी इसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका टाइम पीरियड क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन से प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बेझिझक बताइए, हम सभी के कमेंट का जवाब देते हैं और आपकी भी क्वेरी को हम जरूर सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको कंसेप्ट सिखाए जाएंगे, एकदम बारीकी से आपको बेसिक से आपको कंसेप्ट सिखाए जाएंगे ताकि एक कमज़ोर से भी कमज़ोर बच्चा एक अच्छे से यहाँ से सीख सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राफ बिटवीन रिस्टोरिंग फोर्सेस एंड टाइम इन केस ऑफ SHM। आपके SHM जानते होंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो आपको बताना है कि जो ग्राफ होता है रिस्टोरिंग फोर्स और आपके टाइम होता है, जो रिस्टोरिंग फोर्स और टाइम के बीच का जो ग्राफ होता है आपका, वो आपको किसका बताता है, वो किसका ग्राफ होता है किसी भी SHM में, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है या फिर उसको आपको बता दे सर्कल होता है या फिर वो पैराबोला होता है या फिर वो साइन कर्व होता है, ठीक है। तो देखिए हम आपको क्या बताने वाले हैं, आपको बता दें कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू होता है एम इंटू ए, ठीक है। एफ इक्वल टू एम इंटू ए होता है और यहाँ पे जो एक्सलेशन होता है किसी भी SHM में वो आपको बता दें, एक्सलेशन ए इक्वल टू क्या होता है, किसी भी SHM में एक्सलेशन जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स के, ठीक है।
वो होता है आपका ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर होता है आपका एक्सलेशन, ठीक है, एक्सलेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, एफ इक्वल टू एम इंटू ए, और एम इंटू ए के जगह क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, ओमेगा स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और एक और चीज़ पता है कि आपको वाई इक्वल टू या फिर कहें एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए साइन ओमेगा इंटू टी। जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी एस एच एम का, जो आपका डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं हम इसको साइन कर्व में लिखते हैं, तो वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी लिखते हैं। ये जनरल इक्वेशन होता है आपको एस एच एम, किसी भी कोई भी बड़ी एस एच एम परफॉर्म करने का उसका जनरल इक्वेशन यही होता है, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा एक्स। आप एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा एक्स कुछ भी लिख सकते हैं आप अपने अनुसार। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब हम लिखेंगे यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर, और एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, ए साइन ओमेगा इंटू टी। तो ये क्या हो गया, ए एम ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा इंटू टी, ये क्या हो गया आपका एफ आ गया। और यही फोर्स क्या है आपका, रिस्टोरिंग फोर्स है, और ये टाइम के रिस्पेक्ट में आपका है, एफ क्या है, टी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपका कौन सा कर्व हो गया बताइए, एफ और टी के ग्राफ में अगर खींचा जाए तो एफ यहाँ पे दिया हुआ है और टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसके बीच का ग्राफ कैसा होगा, एक साइन कर्व का ग्राफ होगा, ठीक है। आपको पता चल गया, कैसे पता चला ये साइन कर्व का ग्राफ है। आपको पता है कि एफ इक्वल टू एम ए होता है, और आपके जो एस एच एम होते हैं उसमें एक्सलेशन ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, वो कि माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम माइनस को छोड़ रहे हैं, हमें माइनस का कोई इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो माइनस को हम छोड़ रहे हैं, जहाँ पे जरूरत होता है वहाँ पे लेना पड़ता है। तो ए इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर एक्स हो गया, और एक्स का वैल्यू होता है वाई इक्वल टू या फिर एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। और आपका यहाँ पे हम एक्स के जगह पे सिंपली पुट कर दिए, तो आपका क्या आ गया, ए एम ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। और एफ और टी के बीच में जब हम ग्राफ खींचेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, साइन कर्व का ग्राफ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। The displacement of a particle varies with time according to the relation y equal to a sin omega t plus b equal to cos omega t। तो आपको क्या बताना है, इसका आपको एम्पलीट्यूड बताना है कि मोशन इज ऑसिलेटरी बट नॉट एस एच एम, मोशन इज एस एच एम बट क्या होता है, बट एम्पलीट्यूड ए प्लस बी, मोशन इज एस एच एम बट एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और चौथा ऑप्शन है आपका मोशन इज एस एच एम विथ एम्पलीट्यूड रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए आपको सबसे पहले बता दें कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिया हो आपको वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी इंटू कॉस ओमेगा टी, और इस टाइप का कुछ आपको दिया हो तो सबसे पहले आप इसको ऐसा वैसा ऑप्शन नहीं मार दीजिएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए को कभी नहीं टिक कीजिएगा, क्यों, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि एस एच एम है ही नहीं। लेकिन आपको बता दें कि इस टाइप के इक्वेशन भी क्या होते हैं, एस एच एम के इक्वेशन कहे जाते हैं। ये जो आपको हम पिछले क्वेश्चन में बताए हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ एस एच एम ये होता है, लेकिन अगर आपको ये भी इक्वेशन दे दे आपको तब भी क्या होगा, उसको हम एस एच एम कहेंगे। ये सुपर इम्पोज हो जाता है, ठीक है, वेव जब सुपर इम्पोज हो जाता है तो उस समय का ये इक्वेशन होता है। तो ये भी इक्वेशन क्या होता है, सही होता है, ये भी हमें एस एच एम के बारे में ही बताता है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करने वाले हैं, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, आपको देखिए अगर यहाँ पे साइन है यहाँ पे कॉस है, तो आपको जब भी इसका एम्पलीट्यूड निकालना जाए तो आपको साइन के बगल में जो ए होता है वही इसका एम्पलीट्यूड होता है, और बी होता है वही इसका एम्पलीट्यूड होता है। और इस टाइप के जब भी आपको इक्वेशन दिया जाए तो ए जो होता है, ए नेट जो होता है, एम्पलीट्यूड जो नेट होता है वो होता है इक्वल टू ए स्क्वायर, जो पहले वाले का ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू इंटू कॉस थीटा, या फिर फाई लिखते हैं। यहाँ पे फाई क्या होता है आपका, फेज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस होता है। फाई क्या होता है, फेज डिफरेंस, यानी ये और इसका डिफरेंस होता है, ठीक है, यानी इसका थीटा टू माइनस थीटा वन, या फिर थीटा वन माइनस थीटा टू, आप इसको मॉड में ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या होता है, वो डिफरेंस देता है हमें। तो चलिए दोस्तों आपको एक बता दें कि जब भी इस टाइप की इक्वेशन लिखा हो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, तो आपको सिंपली क्या करना है, बताइए आपको क्या करना है। सिंपली देखिए आपको सिंपली यही करना है कि जो भी आपके साइन हो या फिर कॉस हो, आपको किसी को भी एक टर्म में ला देना है। हमारा यहाँ पे साइन है तो इस कॉस है, तो इस कॉस को हम क्या करेंगे, साइन के टर्म में लाएंगे। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें y इक्वल टू हमारा हो जाएगा y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस के जब क्या लिखेंगे, साइन और पाई माइनस ओमेगा टी। तो आपको पता है, क्या पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस थीटा पहले जैसा आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करेंगे, थीटा टू माइनस थीटा वन करेंगे। हमारा थीटा टू ये आ गया और थीटा वन ओमेगा टी है। तो थीटा टू क्या है, पाई बाई टू, क्या हो गया, सॉरी, पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, ठीक है, पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। हम क्या करने वाले हैं, इसको हम यहाँ पे थीटा वन माइनस थीटा टू करेंगे, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे हमारा कटने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, तो कट जाना चाहिए। तो थीटा वन माइनस थीटा टू, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, और क्या हो गया आपका, एक सेकेंड सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अगर हम माइनस करके लिखते हैं, थोड़ा सा हम गलत कर देना, क्या कर रहे हैं आप देखिए, कोई भी आपका जब मॉड लगा होता है तो आपको बता दें कि थीटा वन माइनस थीटा टू दोनों सेम होता है। थीटा टू माइनस वन लिखे या फिर थीटा वन माइनस थीटा टू लिखे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या करने वाले हम, इसको थोड़ा सा इरेज करेंगे, सॉरी
इसको थोड़ा हम और अच्छे से लिखेंगे। हम क्या करेंगे, ए साइन ओमेगा टी प्लस क्या लिखेंगे, बी इंटू कॉस, बी इंटू सॉरी साइन π/2 प्लस ओमेगा टी, ठीक है, ओमेगा इंटू टी। तो देखिए हम क्या करें, हम पिछले बार में क्या कर दिए थे, साइन π/2 माइनस ओमेगा टी कर दिए थे। और देखिए दोनों गलत नहीं है, दोनों को आप साइन π/2 माइनस ओमेगा टी और साइन π/2 प्लस ओमेगा टी दोनों कॉस ओमेगा टी ही देगा। लेकिन आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में आपको यूज करना है। तो आपको अगर फाई की जगह पे कुछ ओमेगा टी करके आ जाए रिलेशन, तो आपको इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगा। तो आपको क्या करना है, इसको काटना है। क्या करना है, इसको काटना है। तो हम क्या करेंगे, इस रिलेशन का यूज करेंगे इसके बजाय, ठीक है, इसको नहीं यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे फाई इक्वल टू θ1 माइनस θ2, यानी क्या है हमारा, θ1 क्या है ओमेगा टी, या फिर θ2 माइनस θ1 कुछ भी लिख सकते हैं आप, π/2 माइनस ओमेगा टी, सॉरी π/2 प्लस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी। ये कॉमेंटेगी से ओमेगा टी कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका π/2 इज द π/2 आ जाएगा आपका, π/2 आपका आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस π/2 को इस ए के जगह पे डालेंगे। अगर cos π/2 यानी cos 90 क्या होता है, जीरो होता है। अगर ये जीरो हो गया तो आपका पूरा टर्म क्या हो जाता है, जीरो हो जाएगा। तो हमारा ए क्या आ जाएगा, सिंपली a1² प्लस a2², ठीक है। a1² प्लस a2² हमें आ गया। और a1 क्या दिया हुआ है हमें बताइए, और यहाँ पे लिखते हैं हम, पहले यहाँ पे लिख देते हैं, जगह नहीं है। तो a1 हमें क्या दिया हुआ है बताइए, a इक्वल टू a1 हमें दिया हुआ है, a1 हमें क्या दिया हुआ है बताइए, a दिया हुआ है, ठीक है। और a2 क्या दिया हुआ है, b दिया हुआ है। तो क्या हो गया आपका a² प्लस b², यानी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को बनाना है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा आपको लग रहा होगा, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं, इसी कारण बड़ा लग रहा है। जब आप खुद से बनाइएगा तो आपको आसान लगेगा। कैसे आसान लगेगा, देखिए हम जो इतना आपके लिए करके दिखाएं, θ1 माइनस θ2 इसको घटाए हैं, फिर इधर आपको साइन करके लिखे हैं, वहाँ आपको एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, सिंपली जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप क्या कीजिए, देखिए पहले आपका कि दोनों साइन में है या फिर कॉस में है, या फिर दोनों एक ही जैसे हैं। तो एक ही जैसे होंगे तो फाई डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉस फाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर जीरो हो जाता है तो कॉस फाई क्या होता है, फाई का वैल्यू जीरो हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर दोनों साइन में रहेंगे या फिर दोनों कॉस में रहेंगे तो उनका θ2 माइनस θ1 तो क्या होगा, जीरो होगा। तो कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, √a1² प्लस a2² प्लस 2a1a2, ठीक है, a1a2 आ जाएगा। तो आपको जैसे आपको दिखा दे थोड़ा करके, अगर आपका फाई का वैल्यू जीरो हो जाता है, फाई का वैल्यू अगर जीरो हो जाता है तो आपका ए का वैल्यू क्या हो गया, √a1² प्लस a2² प्लस 2a1a2 कॉस फाई यानी कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है। ये क्या हो गया आपका a1² प्लस a2² प्लस 2a1a2। और ये क्या हो गया, किसका फॉर्मूला है, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या वैल्यू आ जाएगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2। ऐसा कब होगा, जब आपका जब फाई का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। फाई का वैल्यू 90 होगा तो क्या होगा, √a² प्लस b²। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको वहीं से देख के क्या करना है, सिंपली इस फॉर्मूला में पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना ज़्यादा झमेला नहीं करना आपको यहाँ में। नेक्स्ट क्या है हमारा, ए सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू 2 SHM गिवन बाई y इक्वल टू 6 cos ओमेगा टी एंड y इक्वल टू 8 cos ओमेगा टी, ठीक है। तो द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ SHM इज गिवन बाई, आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो बताना है SHM का वो क्या होगा, ठीक है। तो चलिए अब बस आपको तो देख ही रहा होगा यहाँ पे सब, हम तुरंत अभी समझा है। y इक्वल टू 6 cos ओमेगा टी है प्लस, और दूसरा क्या आपका y इक्वल टू 8 cos ओमेगा टी। आपको दो अलग अलग SHM दिया हुआ है, इसको अगर हम y1 मानते हैं, इसको y2 मानते हैं, ठीक है। इसको हम y1 मानते हैं, ये हमारा एक्चुअल में y1 ही होगा, छूट गया हमारा, y1 होगा और ये क्या होगा, y2 होगा। तो y1 इक्वल टू 6 cos ओमेगा टी, y2 इक्वल टू 8 cos ओमेगा टी। तो आपको बताना है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं, वही तरीका हमारा जो पहले निकालते थे। क्या करते थे, √a1² प्लस a2² प्लस 2a1a2 इंटू कॉस फाई। और बताइए, अब बताइए यहाँ पे आपकी फाई का वैल्यू क्या होगा, फाई का वैल्यू क्या होगा, हम फाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है, ठीक है। तो आपको तुरंत जस्ट इसके पिछले वाले में बताएं कि अगर सेम हो, कॉस हो या फिर साइन हो, सेम हो, तो उनका क्या होता है, फाई आपका जीरो हो जाता है, ठीक है। कैसे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे अगर फाई निकाले θ2 माइनस θ1 करके, तो पहले के लिए बाद वाले θ2 ओमेगा 2 है, और θ1 क्या है, यहाँ भी ओमेगा टी कट जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो फाई क्या हो गया आपका, जीरो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, a1² प्लस a2² प्लस 2a1a2 कॉस फाई यानी कॉस जीरो 1 हो गया। ये क्या होगा, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, इसका √, ओके। और यहाँ पे क्या करेंगे, a1 प्लस a2 हो गया। और a1 का वैल्यू कितना दे रहा है हमें बताइए, a1 का वैल्यू आपको दे रहा है, यहाँ से दिख रहा होगा 6 दे रहा है, और a2 का वैल्यू 8 दे रहा है। तो 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 14 इज द राइट आंसर। कितना होगा आपका 14, सी का वैल्यू 4 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी यानी आपका 14, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 स्प्रिंग ऑफ फोर्सेस कांस्टेंट
फोर्स कांस्टेंट K1 K2, दो स्प्रिंग दिए हुए हैं जिसका फोर्स कांस्टेंट K1 K2 दिया हुआ है और जिसको कनेक्ट किया जा रहा है सीरीज में। क्या किया जा रहा है? सीरीज में कनेक्ट किया जा रहा है। सीरीज में कहने का मतलब मान लीजिए यह स्प्रिंग है, ठीक है, इसका K1 है, इसका K2 है और ये क्या है आपका सीरीज कनेक्शन है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, इनके जो आपके कॉम्बिनेशन के इनको एक साथ जो कंबाइन करिए, इनका जो रिजल्टेंट होगा कंबाइन करने के बाद इसका वैल्यू, इस K डैश का वैल्यू आपका क्या होगा, ठीक है। तो जब भी किसी स्प्रिंग को अगर सीरीज में कनेक्ट किया जाए, जब भी किसी स्प्रिंग को अगर सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए तो आपको क्या करना पड़ता है, सिंपली आपको क्या करना पड़ता है, 1/K डैश इक्वल टू क्या करना है आपको, 1/K1 प्लस 1/K2। जब भी सीरीज में कर दिया जाए कनेक्ट तो आपको क्या करना है, 1/K1 प्लस 1/K2। और ये जस्ट आपका रेसिस्टेंस के अपोजिट होता है। अगर आपको यहीं पे रेसिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता, जो आप आप जब पढ़ते होंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो वहाँ पे रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ते होंगे, तो रेसिस्टेंस को अगर सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो हम R1 प्लस R2 कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी आपको अगर स्प्रिंग को अगर कनेक्ट किया जाए सीरीज में तो आप क्या कीजिएगा, जस्ट उसका अपोजिट कीजिएगा, 1/K1 प्लस 1/K2। और ये कनेक्शन कब होता है, ये रिजल्टेंट अगर जब रेसिस्टेंस के बारे में पूछा जाए तो ये आपका रेसिस्टेंस को जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तब हमें ये रिजल्ट आता है। लेकिन आपका जो हम स्प्रिंग में करेंगे जब, तो स्प्रिंग में क्या होता है, जस्ट आपके रेसिस्टेंस का अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे हम स्प्रिंग को क्या किए हुए हैं, सीरीज में कन्वर्ट किए हुए, सॉरी सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं। तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, 1/K1 प्लस 1/K2। और ये क्या आ जाएगा वो आपको बताइए, K1 प्लस K2/K1 इंटू K2। ये क्या आ जाएगा, 1/K डैश। ये क्या हो गया आपका 1/K डैश। और K डैश को अगर रेसिप्रोकल कर देते हैं, अगर हम ऊपर से रेसिप्रोकल कर देते हैं तो K डैश का वैल्यू क्या आ गया, K1 K2/K1 प्लस K2, ठीक है। ऑप्शन के आंसर है डी इज़ द राइट आंसर, K1 K2/K1 प्लस K2 हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए इस टाइप से क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस को आपको बनाना है। तो ये भी सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं हमेशा। नॉर्मल क्वेश्चन से आपके जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, ज़्यादा टफ लेवल का नहीं आएगा। और हम आपको उसी ध्यान में रखते हुए सभी आपके लेवल को हम बता रहे हैं। तो प्लीज़ पूरा देखिएगा, किसी भी लेक्चर को देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे छुट्टी के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।